चलिए, तो आज जो है हम आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में देखना है, पहला चैप्टर जो है वो क्या है, कोशिका। कोशिका का जब हम बात करते हैं तो कोशिका में हम लोग जानते हैं कि कोशिका कहते किसको, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर इंग्लिश में उसी को हम डिफाइन करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। सेल इज द structural and functional unit of living being, ठीक है। तो सेल क्या कहेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। चलिए, तो इसके बारे में और हम डिटेल से जानते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कोशिका होता क्या है और इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। हम क्या जानेंगे कि कोशिका होता क्या है और इस कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो एक डायग्राम बनाते हैं और हम कोशिका को उसमें डिफाइन करते हैं कि कोशिका क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो एक कोशिका हम बनाए, ये जो है कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि आपको आ जाएगा सबसे पहला आपको आ जाएगा न्यूक्लियस। क्या आता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कोशिका के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है। इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड, जो कि इसमें एकदम धागे के नुमा दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें भरा रहता है। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है और इसमें क्रोमेटिन थ्रेड रहता है। और एक चीज इसमें पाया जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड होता है और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। सबका नाम लिख दें, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब बाहरी संरचना, ये तो कोशिका के अंदर का भाग हो गया और ये न्यूक्लियस के अंदर का भाग हो गया। अब कोशिका में क्या क्या और पाया जाता है, तो इसमें जो है एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कि हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है, भरा हुआ रहता है पूरे कोशिका में। अब देखिए, कोशिका के न्यूक्लियस से सटा हुआ जो है एक इस तरह की संरचना पाई जाती है। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवयी जालिका। क्या कहेंगे, अंतःप्रद्रवयी जालिका। और इस पे जो है छोटा छोटा जो है, इस पे छोटा छोटा क्या रहता है,
बैठा हुआ रहता है, इसी को हम, इस पे राइबोसोम बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसी राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। और ये राइबोसोम दो जगह पाया जाता है कोशिका में। दो जगह में, कहाँ कहाँ? एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहता है, दूसरा जो है ये फ्री अवस्था में रहता है। दूसरा क्या रहता है? फ्री रहता है। दूसरा क्या रहता है? फ्री। ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, इसमें बैठा हुआ, ठीक है, इसमें बैठा हुआ फ्री रहता है। ये क्या है? राइबोसोम। तो हम इसका नाम लिख दें राइबोसोम। चलिए लिख देते हैं राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जो है क्या बैठा हुआ है? राइबोसोम। तो इसको जो है क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो ये दाना दाना है ना, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम जो इस पे बैठा हुआ है, इसी कारण इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ। आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए कि इस पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सब पे होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। लेकिन इस पे राइबोसोम बैठा हुआ है क्या? नहीं ना। तो ये इस पे अगर नहीं बैठा हुआ है, इसको हम कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए कि इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है एक ऐसी संरचना होती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसको, इस तरह का संरचना जो होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। और जब ये कोशिका विभाजित होता है, कोशिका विभाजित होता है, तो यही सेंट्रोसोम केंद्र का कार्य करता है। कोशिका विभाजन अगर होता है तो ये जो सेंट्रोसोम है, ये केंद्र का काम करता है, ठीक है। अब देखिए कि इस सेंट्रोसोम के ऊपर जो है, इस सेंट्रोसोम के ऊपर जो है एक ऐसी संरचना पाई जाती है, एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहेंगे। अब देखिए, इस गोल्जी बॉडी का क्या काम है सेल में? तो इसका काम है प्रोटीन बनाना। और इसका काम है, इससे जो है ना एक वैक्यूल टाइप का, ये ऐसे कट के गिर जाता है और ये क्या बना देता है? वैक्यूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका। और इस प्रोटीन को ये अपने अंदर लेता है और सेल के सभी भागों में पहुंचा देता है। इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल। वैक्यूल कहेंगे, ठीक है, वैक्यूल कहेंगे। अब देखिए कि सेल में एक ऐसी संरचना पाई जाती है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड भरा रहता है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? इसी कारण से इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, यानी कि कोशिकीय श्वसन जो होता है, कोशिका के अंदर जो श्वसन का कार्य करता है, वो कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। तो डीएनए एक तो यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड से बन जाता है, एक तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यानी सेल में दो जगह जो है क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ लिए, क्या करता है? ये
श्वसन का कार्य करता है। और हमारे शरीर में जब श्वसन होता है तभी हम लोग का खाना का जो है पाचन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण यही होता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हम कोई काम कर पाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब देखिए ये राइबोसोम था, राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसीलिए इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। अब देखिए एक और कोशिकांग है, एक और कोशिकांग है जो कि इस तरह का होता है, और इसमें क्या भरा रहता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। और इस पूरे कोशिकांग को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पूरे कोशिकांग को हम लोग नाम देते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ना, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो ये हाइड्रोलाइट, अब देखिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अब कहेंगे कि सर ये आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहते हैं, तो इस लाइसोसोम का काम है कोशिका में जितने भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसको पचाना। इसका काम क्या है, इस सेल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसका काम है उसको पचाना, यानी कि वो ये अपने अंदर उसको लेगा। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करता है कि पूरे शरीर के जीवाणु, यानी कि पूरे कोशिका में जो जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी आता है उसको मार देता है अपने अंदर लेके। तो अगर इस सेल में, अगर इस सेल में समझिए बैक्टीरिया या वायरस नहीं आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि इसका काम बंद हो जाएगा। और इसका काम बंद हो जाएगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने झिल्ली को फाड़ देगा। यानी इसके फटने से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हुआ, पूरे में बिखर गया ना। ये जो पूरा बंधा हुआ है तो इस पूरे के अंदर क्या फैल गया, क्या फैल गया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, सबको खत्म कर देता है। तो ये पूरे सेल को ही नष्ट कर दिया, पूरे सेल को नष्ट कर दिया। तो ये पूरे सेल को नष्ट कर दिया तो एक सेल तो मेरा मर गया, और एक सेल जो मर गया अगर ऐसे होने लगे तो पूरा सेल मरते 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 आदमी ही खत्म। तो ऐसा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानेंगे और क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए कि ये तो हम लोग किस सेल को बनाए हैं, एनिमल सेल। क्या बनाए हैं, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति जो होता है वो नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। अब देखिए कि हम, एक तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये हरा कलर वाला, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो हम इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए ये न्यूक्लियस के बाहर भी ना एक ये पीला कलर से जो दिए थे, तो ये फ्लूइड भरा हुआ था, पीला कलर वाला जो फ्लूइड भरा हुआ है
ये पूरा भरा हुआ है ना, और अच्छा से भर देते हैं क्या। तो ये जो पीला कलर वाला पूरा भरा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर तो जान ही गए, ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन थ्रेड से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। और ये न्यूक्लियस पूरा क्या करता है? पूरे सेल को नियंत्रण में रखता है। ये गोल्गी बॉडी का काम तो बता ही दिए कि ये पैकेजिंग को नियंत्रित करता है। ये सेंट्रोसोम का भी काम बता दिए कि सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन होता है तो फिर इसका काम क्या है कि कोशिका विभाजन के समय केंद्र का काम करता है। वैक्यूल का काम बता ही दिए कि इसको प्रोटीन या कुछ भी चीज होता है उसको पैकेजिंग करके और जो गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ अंतरकोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री? तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए कि इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइसोसोम ही क्या करता है? बैक्टीरिया, वायरस आदि का पाचन करता है, जिसके कारण कि अगर इसका झिल्ली फट जाए तो ये पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सारा चीज समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब अगले टॉपिक में हम बारी बारी से इसको कवर करेंगे, जानेंगे। चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे क्रोमेटिन थ्रेड हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसको पहले किसने देखा है, इसका आविष्कार किसने किया, इसको सबसे पहले किसने देखा है, और इसका बारी बारी से काम जानेंगे कि है क्या। अब तो हमको पता चल गया है कि कौन कहाँ रहता है, कौन क्या चीज है। ठीक है, धन्यवाद।